अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू स्पेशल के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, 2025 का सूरज ग़रूब हो चुका है और कुछ ही घंटों में नए साल का आगाज़ हो जाएगा। नए साल की आपको हम इब्तिदा में ही मुबारकबाद देते हैं हमारी पूरी टीम की जानिब से। आप सबको कुछ ही घंटे में जिसका आगाज़ होने वाला है 2026 का, उसकी बहुत मुबारकबाद हो। बहुत सारी नेक तमन्नाएँ कि नया आने वाला साल आपके लिए खुशियों का साल साबित हो, नई उम्मीदों का साल साबित हो। और बकौल शायर, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। और नाज़रीन, 2025 की अगर बात करें तो सबसे बड़ा वाक़या जो 2025 में रूनमा हुआ, एक वाक़या जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को तब्दील कर दिया और बहुत पॉजिटिव अंदाज में। ये बहुत बड़ा वाक़या क्या था, इसके हवाले से हम ये चाहते हैं कि इस वाक़ये को आप थोड़ा सा पहले मुलाहिज़ा करें। आपको एक ट्रेलर दिखाते हैं, फिर हम वापस आएंगे और इस पर बात करेंगे। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाए इंशाअल्लाह। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. Nare Allahu Akbar. मार्काए हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस एक ऐसा बड़ा वाक़या जो दिहाइयों में रूनमा होता है, और 2025 में ये एक बहुत बड़ा वाक़या रूनमा हुआ। और ये बड़ी जंग पाकिस्तान ने भारत से जीती। हमारे फ़ौजियों ने जिस जज्बा शहादत के साथ, जिस जुर्रत के साथ इस मुकाबले को लड़ा और जिस तरह से वो अपनी वसीयत लिख कर गए, हमारी एयरफोर्स, हमारी तमाम तर इसमें इदारे शामिल थे, और जिस तरह से जो जज्बा उन्होंने दिखाया, उसी जज्बे की वजह से ये जंग हमने जीती। हमारे अवाम इसमें हमें शामिल नज़र आए, हमारी हुकूमत की स्ट्रैटेजी, हमारे इदारों की स्ट्रैटेजी, जब सब सेम पेज पर मौजूद थे और सब इकट्ठे थे सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा लेकर जब बाहर निकले, तो फिर हमने देखा कि ये इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के मुकद्दर में लिखी कि जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज एकदम से तब्दील कर दिया। और इस वक्त न सिर्फ अमेरिका, चाइना, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के इस जज्बे को तस्लीम करती है, पाकिस्तान की इस दिफाई ताकत को तस्लीम करती है, और पाकिस्तान को एक नई इज़्ज़त मिल रही है। पाकिस्तान में इज़्ज़त व वक़ार का, कामयाबियों का एक नया सूरज इस वक्त तुलू हो चुका है। मार्का हक के हवाले से ही प्रोग्राम में बात करेंगे। पहलगाम का वाक़या इसका पस मंज़र बना, लेकिन उसके बाद जब भारत ने रात की तारीकी में हमेशा की तरह पाकिस्तान पर एक बुज़दिल दुश्मन की तरह जाहिरियत से वार किया, जिस तरह पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने बहुत सब्र तहम्मुल के साथ उसका मुजाहिरा किया और इंतज़ार किया। हमने जब अटैक किया तो हमने ना शहरी आबादी को पर अटैक किया और ना ही ऐसा हमने कोई गलत काम किया जो आप ये कह सकते हैं कि हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता, लेकिन हमारे बुज़दिल दुश्मन ने शहरी आबादी को, मसाजिद को अटैक किया और पूरी दुनिया ने इसको देखा। पाकिस्तान ने अपना बयानिया पूरी दुनिया के सामने रखा। इस बहादुरी, इस इस्तकामत की, इस शुजात की ये जो दास्तान पाकिस्तान ने रकम की है, यकीनन ये बहुत सालों तक याद रखी जाएगी। इसी
मार्का हक के हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि 2025 का मार्का हक सबसे बड़ा मार्का था जो हमारी पाकिस्तानी कौम ने, हमारे इदारों ने, हमारी हुकूमत ने लड़ा और उसके बहुत कामयाबी से जीता। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, हुमायूं खान साहब और शनीला अमार साहिबा हिस्सा है हमारे पैनल का। शनीला, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मार्का हक की हम बात कर रहे हैं, जितनी बड़ी कामयाबी अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को नसीब की, पूरी दुनिया ने उसको देखा। हमने डट कर लड़ाई की, हमने डट कर दुश्मन से जो है हमने उसको जिस तरह से नाकामी से दो चार किया, जिस तरह दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी और बुज़दिल दुश्मन भाग खड़ा हुआ, पूरी दुनिया ने उसको देखा। बहुत शुक्रिया नाहिद। नाहिद, बात यह है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हम अपने सब हमसायों के साथ जो है ना ताल्लुकात अच्छे करके रहना चाहते हैं और हम किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे होते। लेकिन ये बात जो था ना वो हमारे दुश्मन ने समझी नहीं। उसको ये बात नहीं पता थी कि जब मुल्क के ऊपर, मुल्क की सलामती पे बात आती है तो फिर पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाता है। और मार्का हक में सब ने देखा कि किस तरह हमारी मुसल्लह अफवाज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। वो एक मुल्क जो समझ रहा था कि मैं दुनिया की चौथी बड़ी दिफाई कुव्वत बन चुका हूँ, जो इस तरह का, जिसने जो हमारी शहरी आबादियों के ऊपर, जो अभी आपने कहा कि रात के टाइम बुज़दिलों की तरह हमला किया हमारी शहरी आबादियों के ऊपर, और उसने सोचा कि शायद मैं बड़ी बढ़तरी हासिल कर ली। लेकिन जब उसको मुंह की खानी पड़ी तो फिर वो भागा भागा दूसरे मुल्कों के पास गया कि सीज फायर करवाया जाए। हम तो किसी के पास नहीं गए और हमने पहले ही, हमारी मुसल्लह अफवाज ने कह दिया था कि आपने हमला कर दिया, अब इंतजार करें हमारे जवाब का। और फिर हमने उनको जवाब दिया। इस जो मार्का हक था ना नाहिद, इसने बहुत सी चीजों को ना हमारे दुश्मनों पे वाजे कर दिया। एक तो ये कि देखिए सियासी पोलराइजेशन मुल्क के अंदर होती है, लेकिन इनको ये लगता था कि शायद अवाम तकसीम है, अवाम मुनकसिम है। ऐसा कुछ नहीं था। उनको नजर आया कि जब मुल्क की सलामती की बात होती है, इज्जत की बात होती है, वकार की बात होती है, तो पूरा कौम मुत्तहिद होती है, पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के पीछे डट के खड़ी हुई होती है। और हमने देखा हमारी गली मोहल्लों में, सड़कों पे, हर जगह पे जो हमारी अफवाज थी उनके साथ हमारी अवाम खड़ी थी, उनके शाना बशाना खड़ी थी। और फिर ये मार्का हमने जीता। और इस जीत के बाद दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी, दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान की बेज़राई हुई, जिस तरह दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को माना, पाकिस्तान की जो सफारती फतह हुई, वो भी सबने देखी है। तो मार्का हक ने एक तो ये बात साबित कर दी कि हमारे दुश्मन की जो बढ़तरी थी वो जाली थी। पाकिस्तान जो है वो अगर किसी को तंग नहीं करता तो अपनी सलामती के लिए डट भी जाता है। फिर ये भी बताया कि हमारी कौम मुत्तहिद है, हमारी कौम जो है वो अपनी सलामती के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार होती है। और पूरी कौमों में मुत्तहिद नजर आई, सब एक पेज के ऊपर थे, सब एक दूसरे के साथ थे और सब ने इस कामयाबी को सेलिब्रेट भी किया था। तो मार्का हक जो है, मैं कहती हूँ कि इसने पाकिस्तान की सियासी तारीख को, दिफाई तारीख को, पाकिस्तान की सफारती तारीख को बदल के रख दिया। पाकिस्तान की जो अब तारीख लिखी जाएगी, सफारती तारीख, दिफाई तारीख, वो मार्का हक से पहले की और होगी और मार्का हक के बाद की और होगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हुमायूं साहब, डिटेल्स जो हैं अगर उनकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तान ने भारतीय फौजी तनसीबात, मिसाइल डिपो, एयरबेसिस, कमांड मराकज़ को निशाना बनाया, जिससे भारत की दिफाई सलाहियत को शदीद धचका पहुंचा। और ये बात बार बार याद रखें कि पाकिस्तान ने कभी शहरी आबादी को, लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाया। हालाँकि ये इसका आगाज़ जो है वो भारत ने किया था, लेकिन इसके बाद भी हमने बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया और पूरी कौम ने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से ये फतह अपने नाम की, ये कामयाबी हासिल की। हमारे तो अवाम का जज्बा इतना अरूज पर था कि वहाँ पर ड्रोन कैच करने के लिए हमारे लोग मौजूद थे और ख़ुद हमने देखा सोशल मीडिया पर कि किस तरह से हमारे आम अवाम जो हैं वो अपने फ़ौजी भाइयों के साथ खड़े हुए और वो चाहते हैं कि वो इस जंग को लड़ें। जी हुमायूं साहब। जी थैंक यू नाहिद। मैं बेसिकली जो शनीला ने बात की उसको जो है इंडोर्स भी करता हूँ और ये कहने की कोशिश करने की, अब दुनिया को बताने की करते हैं कि हम एक अमन पसंद कौम जी हैं। बिल्कुल, हाँ। लेकिन जब हम पे जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है वो भी हमने जो है ना इस साल के अंदर तो हमने एक ऐसी मिसाल कायम की कि जो शायद आज से पहले रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नहीं थी कि आपसे कोई 8, 9, 10 लेवल का जो है एनिमी हो, उसके पास दुनिया की मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हों और उसका फिर जो हमने जवाब दिया और वो भी डिफेंसिव जवाब दिया। उन्होंने हमारी जो है वो जो पॉपुलेटेड एरियाज थे वहाँ पे किया, वहाँ पे अटैक किया। हमने उसका जवाब जो है वो उनकी मिलिट्री बेसिस को या उनके जो राफेल थे उनको गिरा के दुनिया को बता दिया।
اس میں پاکستان کی جو ٹیکنالوجیکل پروگریس ہے یا جو اس کا ایج تھا وہ دنیا کے سامنے آ گیا. ہم اگین جو ہے ایمفیسس ہمارا یہی ہے کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں, ہم کسی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے, لیکن اگر ہمارے اوپر اگر کسی قسم کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے اور اس کا ہم نے جواب دے دیا. 2025 جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہے اور اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے جو دنیا کی جو بڑی ویپن سسٹم تھے SU-300 سے لے کے رافیل سے لے کے ان کے میزائلز اور ان کے ڈرون سے لے کے اس کا بھرپور ہم نے جواب دیا. ہم نے JF-17-3 کے ساتھ, J-10C کے ساتھ, ہم نے جو ہے نا اپنے میزائل سسٹم کے ساتھ, اپنے ڈرونز کے ساتھ, اپنی اسٹریٹجک فورسز کے ساتھ, اپنی راکٹ فورس کے ساتھ اور اپنی ملٹی ڈومین ایئر فورس آپریشن کے ساتھ اور اپنی آرمی ایئر فورس نیوی کی آپریشنز کے ساتھ دنیا کو بتا دیا کہ ہمیں آپ کم نہ سمجھیں, اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یہی ابھی تھوڑی دیر پہلے انٹروڈکشن میں بھی DGI SPR نے بھی کہا. جی بالکل. تو پاکستان نے میسج یہ دیا کہ ہم ڈیفینسو ہو کے اپنی چیزوں کو, اپنی ایسٹس کو, اپنے لوگوں کو بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے تو پھر ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. یہ پہلا میسج تھا. دوسرا, پورے سال کی اگر آپ کامیابی دیکھیں تو 2025 جو ہے extremely valuable in terms of diplomatic successes, economic successes, military successes, strategic forces successes. تو وہ پاکستان نے ایک بھرپور کامیابی کے ساتھ وہ جو ایک نیگیٹو نیریٹو دیا جا رہا تھا, ہم CPEC فیز 2 ہم نے سٹارٹ کیا, ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ اگریمنٹ کیے, ہم نے ترکیہ کے ساتھ کیے, ہم نے آذربائیجان کے ساتھ کیے, ہم نے باقی اور بہت اچھا. اور اس کے بعد جو ایک اور بڑی بات ہے, ہم ایسٹرن کیپٹل سے لے کے ویسٹرن کیپٹل میں بدستور جو ہے وہ ایکول ریپرزنٹیشن رہی. ہم چین میں بھی تھے, ہم امریکہ میں بھی تھے, ہم یورپ میں بھی تھے, ہم لیٹن امریکہ میں بھی تھے, ہم سینٹرل ایشیا میں بھی تھے, ہم مڈل ایسٹ میں بھی تھے. تو یہ پاکستان کی جو سکسیس ہے اس کا ایک بڑی کامیابی ہے, ایک بڑا بیلنس پاکستان نے اس میں شو کیا ہے. چائنا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, ہمیشہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ شاید اگر ایک ملک سے تعلقات بڑھیں گے تو دوسرے سے خراب ہوں گے, آپ اس بلاک میں شامل ہو گئے, اس بلاک میں شامل ہو گئے. اب وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, اب ایسا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. اور امریکہ کے ساتھ جو ہمارے اس وقت تعلقات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں اور پوری دنیا اس سے آگاہ ہے کہ جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہیں, ان کے کردار کو سراہتے ہیں, اور جو 8 جہاز پاکستان نے گرائے ہیں وہ دنیا کو اور بھارت کو بھولنے نہیں دے رہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی کامیابی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. سفارتی سطح پر تو بہت بڑی کامیابیاں ہم نے سمیٹی اس کے بعد, لیکن ایک جنگ جیت جانا اور پھر اس کے بعد بیانیے کی جنگ وہ بہت اہم ہوتا ہے. اس نیریٹو کو بنانا اور دنیا کو یہ بتانا کہ اس وقت حالات کیا ہیں. DGI SPR پاکستانی عوام کو جس طرح سے انہوں نے لمحہ بھلمحہ انگیج رکھا, ان کو انہوں نے بتایا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, دنیا بھر کو بتایا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری انفارمیشن منسٹری کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے. بڑی زیادتی ہوگی اگر ان کے حوالے سے بات نہ کی جائے. عطا تارڑ صاحب نے جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا اور ہر جس طرح سے صورت بدل رہی تھی, ایک ڈیولپنگ سٹوری تھی, ہر چیز کے بارے میں انہیں آگاہ کیا کہ اس وقت یہ سچویشن ہے, پاکستان کا یہ سٹینس ہے, ہم فوری طور پر اٹیک نہیں کر رہے ہیں, اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ہماری فتح ہے بیانیے کی یہ جو جنگ ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں. آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں غالب کا سہارا لیا اور جس میں بتایا کہ آنے والا سال اچھا ہے برہمن کے ذریعے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سال آج ختم ہو رہا ہے یہ سال بھی اچھا تھا, اور وہ اس کی گواہی آپ کے جوش و خروش سے مل رہی ہے. اگر آپ یہ سال اچھا نہ ہوتا تو اتنے جذبے کے ساتھ آپ گفتگو نہ کر رہی ہوتی. ایک بات. اس کی جو دوسری ایک بات ہے, آپ کو جاوید اقبال پاکستان کے نامور کارٹونسٹ ہیں, وہ سال کے آخر پر ایک کارٹون بناتے ہیں جس میں ایک بوڑھا بہت ہی کبڑا ہو کے چل رہا ہے اور ایک نوجوان پیچھے سے بچہ آ رہا ہے ایک نئے جذبے کے ساتھ. لیکن اس بار پہلی بار انہیں ایسا کارٹون بنانا پڑے گا جس میں جو اس جانے والا سال, پاکستان کا جانے والا سال تندرست, توانا اور پاکستان کو ایک بھرپور طاقت دے کے گیا ہے. تو یہ ایک نیا واقعہ ہے ہماری قومی تاریخ میں. یہ جو آپ نے کہا نیریٹو کی جنگ, اس نیریٹو کی جنگ کے 2 پہلو تھے. ایک تو وہ کہ پاکستان پر جارحیت کی گئی اور اس کی بنیاد ایک واقعے کو بنایا گیا جس کی حیثیت مشکوک ہے.
جس کو ٹیررزم کہا گیا اور پاکستان سے منسوب کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کا جواب پاکستان نے، ہمارے وزیر اطلاعات تارڑ صاحب نے اور ہمارے ڈی جی ISPR نے اور ہمارے نیشنل ٹی وی چینل جس پہ ہم بیٹھے ہوئے جی بالکل، اس کی مختلف زبانوں کی نشریات نے، اردو، انگریزی، ان سب نشریات نے، اور متحرک جس انداز میں ہماری حکومت اور ادارے رہے اس کے ذریعے ایک شاندار نیریٹو بنایا جس سے دشمن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان پہ حملہ ہوا تو اتفاق سے میں ملک سے باہر تھا، تو اس مرحلے پر دنیا بھر کی نشریات سننے کے مواقع ملے۔ اب جب ملک پہ حملہ ہو رہا ہو تو آدمی سیاحت تو نہیں کر سکتا، ٹی وی کے سامنے ہی بیٹھ سکتا ہے۔ تو ٹی وی پر میں نے ایک چیز دیکھی، یہ جو آپ کو پتہ ہے نا دھاڑنے والے، دھواں دھار گفتگو کرنے والے انڈیا کے اینکرز اور نشہ کر کے آنے والے جو اینالسٹ تھے، ان کے ہاں کیا بات کہی جا رہی تھی؟ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ہم نے حملہ کر دیا ہے پاکستان پر، اب اندر سے بھی تم یہ کام کر دو۔ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کہنا چاہ رہے تھے کہ جیسے 71 کی جنگ میں ایک طرف سے چڑھائی انڈیا نے کی اور نیچے سے مکتی بانی نے یہ کام کیا، تو بالکل اسی انداز میں ٹیررسٹوں کو بھی مخاطب کیا جا رہا تھا اور پاکستان کے دفاعی اداروں پر بھی حملہ کرنے والوں کو بھی مخاطب کیا جا رہا تھا کہ سنہری موقع آ گیا ہے، اب تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ تو اس مرحلے پر نیریٹو بھی کی جنگ بھی جیتی اور پاکستان کے عوام، مسلم دنیا کے عوام اور پوری دنیا اور پوری طاقتور مراکز دنیا کے، وہ اس مرحلے پر پاکستان کے نیریٹو کو، پاکستان کی آواز کو سمجھا انہوں نے، اور پاکستان کے عوام تو اپنی قوم، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ، اپنے ملک اور اپنے حکومت کے ساتھ اس انداز میں کھڑے ہو گئے کہ جیسے ابھی کہا شنیلا نے کہ لوگ تو وہ کوارڈ کاپٹر پکڑنے کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے تھے۔ آپ کو یاد ہے 65 کی جنگ میں لوگ جب حملہ ہو رہا تھا تو ہمارے شہری چھت پہ جا کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ تو اس مرحلے پہ اس موقع پر بھی یہی جذبہ دکھائی دیا، اور یہی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نیا جذبہ اور ایک نئی طاقت ملی، اور اسی وجہ سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سال ہمارا بہت شاندار رہا۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا صافی صاحب، یہ سارے جو مارکہ حق کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ جنگ ہم نے جیتی، پھر بیانے کی جنگ ہم نے جیتی، پھر سفارتی سطح پر ہمیں جو کامیابیاں ملیں، دیکھا جائے تو مارکہ حق نے وہ لائن سیٹ کر دی، ایک ڈائریکشن سیٹ کر دی کہ پوری دنیا میں آپ کے کردار کو، آپ کی قابلیت کو، آپ کی دفاعی طاقت کو سراہا گیا۔ پھر آپ نے جو دانشمندانہ فیصلے کیے اس جنگ کے دوران، اس کو اپریشیٹ کیا گیا۔ بالکل پاکستان کی جانب سے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ ہمارے جو دوست ممالک ہیں، خاص طور پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بھارت جس طرح سے ہمیشہ ایک پروپیگنڈا کرتا تھا، وہ اس کا پروپیگنڈا نہیں چلا، وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا۔ سعودی عرب، ترکی، چین، قطر اور پاکستان کے تمام تر جو دوست ممالک ہیں، انہوں نے پاکستان کی حمایت کی، اور امریکہ کے ساتھ جو آج ہمارے تعلقات ہیں، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا، BBC، الجزیرہ، رائٹرز، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز اور بھی بے شمار ایسے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کی دفاعی حکمت عملی اور سفارتی کامیابیوں کو سراہا۔ شکریہ ناہید۔ سب سے پہلے دیکھنے والوں کو اور آپ کو بھی چند گھنٹوں بعد جو نیا شروع ہونے والا سال ہے اس کی بہت بہت مبارکباد ہو، اور جو جانے والا سال تھا وہ اپنے کٹی میٹھے انداز میں گزر گیا ہے، لیکن پاکستان ریاستی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ سال کے جو مڈ تا وسط جو تا مئی کے مہینے کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس ریاست کو جو دنیا میں جو مقام عطا فرمایا ہے، تو میرے خیال میں سال کے یہ جو آخری 6 مہینے تھے 2025 کے، یہ پاکستانی ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اور اس میں صرف ایک مارکہ حق تو اگر ہم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 مئی سے لے کر یا 10 مئی سے لے کر جو پاکستان نے ریٹالیٹ کیا ہندوستان کے خلاف، شاید مارکہ حق یا بنیان المرصوص آپریشن اس کا نام ہے، لیکن یہ مارکہ ابھی بھی جاری ہے۔
आइंदा भी जारी रहेगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। कुछ दिन पहले ही जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस साल 2025 की आखिरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसमें भी इस अज़म का इजहार किया गया कि ये मार्का अभी ख़त्म नहीं है और ये मार्का तब तक जारी रहेगा जो बकौल आर्मी चीफ के कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहने के लिए ये मुल्क बना है, तो ये मुल्क हमेशा जिंदाबाद रहेगा और ये मार्का हक की जो लड़ाई है, पाकिस्तान की जो अज़मत की लड़ाई है, वो हमेशा जारी रहेगी। लेकिन बुनियानुल मरसूस का अमली मुजाहरा हमने मई के महीने में देखा, जब अवाम अपनी फ़ौज के साथ शाना से शाना मिलाकर कड़ी हुई और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया, ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त दी, जिसकी गूंज कई महीनों के बाद आज भी पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की सताइश 7 समंदर पार से की जा रही है, हमारे पड़ोस से की जा रही है, हमारे दोस्तों से की तरफ से की जा रही है। वो ममालिक जिनका पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सफारती ताल्लुक़ नहीं है, वो भी हमारे हक़ की कामयाबी और बुनियानुल मरसूस की जो अज़मत है उस पे वो बिल्कुल उनको पूरा इत्क़ाद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल जो गुज़रा है, इसमें कुछ हम अपने शहीदों को नहीं भूले हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल कबायली पट्टी में शहीद हुए हैं, जो बलूचिस्तान में शहीद हुए, जो मसाजिद में शहीद हुए, जो मदारिस में शहीद हुए, जो वर्दी में शहीद हुए, जो बग़ैर वर्दी के शहीद हुए। हम उन शहीदों के खून की अज़मत को सलाम पेश करते हैं जो गुज़िश्ता साल में अपने वतन की मिट्टी पे कुर्बान हुए हैं। और आने वाले साल के लिए हमारी यही दुआ है कि इसी तरह फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत इदारे पाकिस्तान का बोलबाला करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। और ऑब्वियसली मार्का हक और इस बड़ी जंग की ये जो फतह है, ये पूरे पाकिस्तानी अवाम के नाम है, हमारे हुकूमत के नाम है, हमारे इदारों के नाम है, हमारे तमाम शहीदों के नाम है। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आईने पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम हयात को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस्लामी अहकामात व आइन किसी गिरोह, जत्थे या फर्द वाहिद को किसी की जान से खेलने का हक नहीं देता। नफरत और तशद्दुद की सियासत से जज्बात उभारना ना तो इस्लाम की खिदमत है, ना ही पाकिस्तान के साथ वफादारी। किसी गिरोह की तरफ से किसी फर्द की जान को एज़ा पहुँचाने का ऐलान शरीयत और कानून से मुत्तसादिम है। रियासती इदारों के साथ साथ कौम की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करें। शरिया व आइन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी सर्दियों में बड़ी सहूलत, मगर रात को हीटर और अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। गैस और कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो निहायत जहरीली और बेरंगो बू गैस है। ये आप और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं, इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर।
वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, मार्का हक की कामयाबी के बाद हमारा बुज़दिल दुश्मन जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे यहाँ दहशत गर्दी करता रहा, और दहशत गर्दी का कोई भी उसने ऐसा वाक़या, कोई ऐसा मौका जो है वो उससे चुका नहीं जहाँ पे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकता था। अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अफ़गानिस्तान उसके साथ शामिल रहा, और अब ये सब चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं और हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी कहाँ कहाँ से हो रही है, कौन सहूलतकार हैं और किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसका भरपूर जवाब दे रही हैं। बड़े बड़े वाक़यात करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त इक़दाम किए। हमारे जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया और अपने अवाम को उन्होंने महफूज रखा। बड़े वाक़यात उसके बाद, मार्का हक के बाद रूनमा होते रहे, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को निशाना बनाया गया, KP को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान के हवाले से हम पहले ही जानते हैं कि वहाँ पर जिस तरह से हमेशा से भारत दरअंदाजी की कोशिश करता है। अगर बलूचिस्तान में 2025 के दौरान मुख्तसरन में यहाँ फिगर्स की बात करें तो 501 दहशतगर्दी के वाक़यात यहाँ पे रूनमा हुए, जिनमें 257 अफराद जाँ बाग हुए और 492 ज़ख्मी हुए। अब जो स्ट्रैटेजी हमारी फोर्सेस की जानिब से सामने आई, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, क्योंकि हम एक बड़ा ऑपरेशन नहीं करना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि जहाँ जहाँ इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो इंटेलिजेंस हमें मिल रही है उसी तरह से उसको देखा जाए और ऑपरेशन किए जाए। बलूचिस्तान में 78,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनमें 707 दहशतगर्द मारे गए और भारी मिकदार में असला बारूद जो है वो बरामद किया गया। और मुख्तलिफ गिरोह थे इसमें जिन्होंने हमला किया। जाफर एक्सप्रेस की हमने देखा, इसमें दाइश शामिल थी, BLF, BLA। बलूचिस्तान में इस किस्म के गिरोह जो है वो हमें सरगर्म नजर आए। खैबर पख्तूनख्वा में 2025 के दौरान 1588 दहशतगर्दी के वाक़यात रूनमा हुए, जिनमें 502 शहरी और जो इसमें सिक्योरिटी अहलकार जो हैं वो इसमें, और सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए और 570 अफराद जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा हमले बन्नू, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में हुए। पुलिस के 137 अहलकार जो हैं वो इसमें शहीद हुए। बहरहाल जो हिकमत अमली हमारे इदारों की जानिब से अपनाई गई और जिस तरह से इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ा गया, उसमें हमने ये देखा कि नुकसान जो है वो बहुत कम हुआ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा था, दिसंबर में 3 बड़े वाक़यात हुए। G11 कचहरी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, फिर उसके अलावा वाना कैडेट कॉलेज का वाक़या हमारे सामने मौजूद है, और इसी तरह से पेशावर में भी जो है ट्रेनिंग के दौरान दहशतगर्दी का वाक़या करने की कोशिश की गई। लेकिन बर वक्त कामयाबी और बर वक्त कार्रवाइयों की वजह से हम इससे महफूज रहे। इसी पर बात करेंगे। और शनीला, मैं ये चाहूँगी कि आप अपना टेक इस पर दीजिएगा। दहशतगर्दी एक बड़ा मसला हमारा रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इसमें कामयाब होता रहा, इसको शिकस्त देता रहा है। अब जो स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है हमारे इदारों की जानिब से, और 2025 का यहाँ पर हम जायज़ा ले रहे हैं, ओवरऑल 2025 के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, बात यह है कि जब 2025 स्टार्ट हुआ तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी। और दूसरी एक और भी चीज़ हुई कि जब मई के अंदर जो हमने मार्का हक को जीता, तो जो हमारा बुज़दिल दुश्मन था, जब उसको शिकस्त हो गई तो उसके बाद उसने प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ज़्यादा करने की कोशिश की, क्योंकि अपनी जो जिल्लत थी, अपनी जो खफत थी, उसको मिटाना था। एक तो वो पहले भी पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयाँ करते रहे, बलूचिस्तान के अंदर, तो हमने बारहा सबूत दिए उनकी कार्रवाइयों के। ये जो नाम नेहाद अलैदगी पसंद तंजीमें वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, इनको फंडिंग कहाँ से होती है? ज़ाहिर भारत से होती है। इनकी ट्रेनिंग कहाँ से होती है? ज़ाहिर भारत में होती है। उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान को अपना गढ़ बनाना शुरू किया कि उनके जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने की कोशिश की। लेकिन बात यह कि जैसे हमने मार्का हक जीता, वैसे ही हम दहशतगर्दी के ऊपर भी काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो इस वक्त अस्करी क़यादत है, जो हमारी इस वक्त सिविल क़यादत है, वो एक पेज के ऊपर है और दहशतगर्दी को लेके उनके जहनों में कोई इबहाम नहीं है। जो पहले हम देखते थे ना कि गुड तालिबान या बैड तालिबान वाली एक थ्योरी चल रही होती थी, या मुज़ाकरात की बात की जा रही होती थी, ऐसा अब कुछ नहीं। ये बात कर दी गई है कि जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है, जिसने रियासत के खिलाफ हथियार उठाया है उसके लिए कोई माफी नहीं है। क्योंकि देखिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो शहीद हो रही हैं दहशतगर्दी के वाकयात में, हमारे सिविल लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं दहशतगर्दी के वाकयात में। तो हम अपने लोगों की सलामती का हमें दिफा करना आता है, जैसे हमने मार्का में किया वैसे दहशतगर्दी में करे। सैकड़ों वाकयात हुए, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए इन दहशतगर्दों को
को हलाक भी किया है, गिरफ्तार भी किया है और दहशतगर्दी के बहुत से वाकयात को नाकाम भी बनाया ठीक है, बड़े ऑपरेशन इसलिए नहीं हो सकते कि लोगों को डिस्प्लेस करना फिर वो उनको बहुत करना मुश्किल काम हो है। जाता मैं तो इसी अप्रोच को लेकिन आगे हाँ जी। बढ़ाऊंगी। हमायूं साहब, हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए और उसमें हमें बहुत कामयाबी मिली। खास तौर पर हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, वहाँ पे हमने दहशतगर्दों का जिस तरह से कला कमा करने की भरपूर कोशिश की और उसमें बहुत कामयाबी भी हुई हमारी फोर्सेस को। जी बिल्कुल नाहिद, ये तो जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले रशीद साहब ने जिक्र किया, मेरा ख्याल है खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमारे उन जवानों को, हमारे उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अफसरान को, जवानों को, वो जो हम वक्त जो है वो 24 घंटे करते रहते हैं। और अभी आपने बताया भी कि हमने कितने इतने बड़े लेवल के जो है ना वो ऐसे ऑपरेशंस किए। हमें तो वो ऑपरेशंस नज़र आते हैं जिसमें कोई चीज़ हो जाती है, वो नहीं आते जिसको हम ऑपरेशंस और पता नहीं कितने ऑपरेशन डेली की बेसिस पे हो रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2025 भी बेसिकली पाकिस्तान की जो एक कंटिन्यूड एफर्ट है टुवर्ड्स एरेडिकेटिंग टेररिज्म, वो उसकी मुंह बोलता सबूत है। हम वो दुनिया का वाहिद मुल्क हैं जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी अब से, जब से मैं 9/11 के बाद का जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें अरबों डॉलर का जो है वो इकोनॉमिक लॉसेस हुआ और कितने लाखों की जो है कीमती जानों का जो है वो ज़िया हुआ इस चीज़ के ऊपर के दुनिया के वो ममालिक जो नहीं चाहते कि खित्ते में तरक्की हो, वो अभी भी वही कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस सेंस में मेरा ख्याल है 2025 अगेन एक रिमाइंडर है पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो पिछले 20-25 सालों में अपने लिए नहीं, बाकी दुनिया के अंदर अगर तरक्की को देखें, अगर आप चाइना के प्रोजेक्ट्स को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, आप साउथ एशिया सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी देख लें, आप ईरान, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, जियो पॉलिटिक्स तमाम को देख लें, तो मुझे अब समझ नहीं आती कि हम कितनी कुर्बानियाँ और देंगे कि दुनिया को ये जो है वो ये बावर कराया जा सके कि ये जो मामलात हैं इसमें एक अकेला मुल्क जो है वो खुद कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ एक बहुत बड़ी जो आपको वॉर फुटिंग के ऊपर कोशिश करनी है और फिर आपने उन मुल्कों को रोकना है जो स्टेट टेररिज्म का हिस्सा हैं। 2025 भी इस चीज़ का सबूत है कि आपको कतर के अंदर, आपको कनाडा के अंदर, आपको यूएस के अंदर, आपको यूके के अंदर, आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंडिया की जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो तमाम मुल्कों ने सामने खुल के बता दी। हमने अपने बच्चों की जो है ना वो जानों के नजराने, हम 2014 का जिक्र कुछ अर्सा पहले वो कर चुके थे, एनिवर्सरी जब गुजरी APS की 16 दिसंबर की। अब आप देखें खुजदार में जो बस के ऊपर अटैक हुआ, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हुआ, नोशकी में हुआ, मस्तूंग में हुआ, DA खान में हुआ, बनू में हुआ, बेतहाशा जगहों पे हमारी कोर्ट्स के अंदर जो आके जो है ना वो दहशतगर्द जो है वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। इस्लामाबाद में जो हुआ, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रिजॉल्व, पाकिस्तान की आवाम का रिजॉल्व और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रिजॉल्व बिल्कुल क्लियर है। हमारे ऊपर ये जो जंग मुसल्लत की जा रही है, हम इसको लड़ेंगे, इसका मुकाबला करेंगे और हम इससे इसे जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि 2025 में हमें ये चीज़ नज़र आई कि जिस तरह पाकिस्तान के नैरेटिव को पहले तस्लीम नहीं किया जाता था, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का जो स्टैंस था, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताते थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन समझ नहीं आती थी। लेकिन अब वो स्टेट टेररिज्म जो है वो फैला, जो ममालिक उसमें शामिल थे, पूरी सिडनी का अभी रिसेंट वाक़या हुआ है हमने देखा, तो तब पाकिस्तान के स्टैंस को अब दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है और समझा जा रहा है, इसको रिलेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। नाहिद, आपने बड़ा बरवक्त सवाल किया। अभी कह रहे थे हमारे दोस्त हुमायूं साहब कि कितना यकीन दिलाएंगे और कितनी और कुर्बानी देंगे, तो इसमें कोई शुबा नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं हुमायूं साहब कि हमने ऐसी कुर्बानी सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया को बचाने के लिए, इसकी मिसाल नहीं मिलती तारीख़ में कोई, बहुत कुर्बानी दी हमने। लेकिन उस कुर्बानी का समर ये है कि आज दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में, हमारे दोस्तों में और सब जगह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बरतरी हासिल है उसे जी। और पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को तस्लीम किया जा रहा है। उसके मुकाबले में इंडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई मौका जाने नहीं देता था, उसका मौक़िफ़, उसका नैरेटिव दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। क्या सबब है इसका? इसका पहला सबब और सबसे बड़ा सबब ये है कि ये इसी साल की बात है और आपके पास यकीनन उसके आदाद व शुमार मौजूद होंगे कि कितने ऐसे दहशतगर्द हमने पकड़े हैं। मिसाल के तौर पे मॉस्को में जिन्होंने टेररिज्म किया, मिसाल के तौर पे जिन्होंने कतर में टेररिज्म किया, जिन्होंने और बेशुमार जगहों पे टेररिज्म किया, उसके मंसूबे बनाए,
यानी कहीं 140 आदमी हलाक हो रहे हैं, कहीं 400 आदमी मारे जा रहे हैं। बेशुमार जगहों पर टेररिज्म करने वाले उसके मंसूबा साज हमने पकड़े और पकड़ के उन्हें अंजाम तक, कैफिर किरदार तक पहुंचाया। ये पाकिस्तान का किरदार है। ठीक है। दूसरा, इस पाकिस्तान के मुख्तसरन सर जी किरदार की जो दूसरी है, भारत अपना टेररिज्म एक्सपोर्ट करने की फैक्ट्री के तौर पर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। और तीसरा नुक्ता ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, DGISPR ने, अताउल्लाह तारड़ साहब ने बड़ी कुव्वत के साथ पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश किया। सही है। अच्छा साफी साहब, ओवरऑल अगर आप दहशतगर्दी के हवाले से देखें, और जो ये भी एक बहुत बड़ी जंग है जो पाकिस्तान लड़ रहा है, हमारी फोर्सेस, हमारे अवाम सबको दे रहे हैं, आप 2025 में अगर इसको एनालाइज करें तो कितना कामयाब देखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी को? फिर अफ़गानिस्तान के साथ भी सरहदी तनाज़ा हुआ, उसमें भी पाकिस्तान कामयाब रहा, लेकिन ओवरऑल इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं आप? जी नाहिद, स्ट्रेटजी तो कामयाब रही, उस पर तो ज़रूर बात होगी, लेकिन ये भी सच है कि शहीदों का खून वतन अज़ीज़ के लिए इस साल भी गिरता रहा है, और यही बुनियादी वजह थी कि हमारे का हक़ अब भी जारी है। लेकिन अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़ वतन, जो तेरे आर्ज़ बेरंग को गुलनार करे। तो मेरे ख्याल में ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। इसके लिए जो एक हमारे के हक़ के तहत जो एक पॉलिसी इख्तियार की गई है, एक मुअस्सर पॉलिसी है, ये कौमी सलामती, मईशत और सफारतकारी और हाइब्रिड वार के अगेंस्ट एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है। तो मैं ये कहूँगा कि जो पिछला साल था, जो साल रफ्ता था, ये पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का नहीं बल्कि हिकमत अमली का साल रहा है। तो हम यही यकीन कर सकते हैं कि 2026 का सूरज जो कल तुलू होगा, ये पाकिस्तान के लिए एक नई सुबह की उम्मीद लेकर तुलू होगा। पाकिस्तान की सलामती के जो मंसूबे हैं, जो पॉलिसियाँ है, और जो इस वक्त हमारे के हक़ के तहत आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उसको कामयाबी हासिल होगी। और मैं दोबारा कहूँगा कि 2025 में पाकिस्तान जिंदाबाद रहा और 2026 में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। जो हमारी पॉलिसी हमने देखा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और उसके साथ गैर कानूनी तारकीन वतन, एक बड़ा इकदाम था जो किया गया ताकि उनको वापस भेजा जाए और अपने मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अभी इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी हमने देखा, जिस पे इस वक्त बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान की दिफाई सनत, सलाहियत, पैदावार और बरामदी हिकमत अमली जो हमें बड़ी इसमें कामयाब नज़र आई। मार्का हक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का पूरी दुनिया ने एतराफ़ किया, वो हमारे सामने है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात, मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात सब ज़बरदस्त तरीके से हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की इस साल की करार पाया, और इस मुआहिदे के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। फिर आज़रबाईजान के साथ हमारे कुछ मुआहिदे, और उसमें भी हमने जो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत है, और पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से जो काम किया जा रहा है, उसमें JF-17 ब्लॉक 3 जो हमने अपने लड़ाका तैयारे हैं वो हम फ़रोख्त कर रहे हैं। दुबई एयर शो में पाकिस्तान ने शिरकत की और वहाँ पे भी पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं उनको सराहा गया। ख़ास तौर पर हमारे इस वक्त जो F-17 ब्लॉक 3 जो इस वक्त हमारे तैयारे हैं उसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, और बहुत बड़ी मार्केट इस वक्त हमें पूरी दुनिया में नज़र आ रही है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमने देखा कामयाबियाँ हुई, लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो जो वली अहद हैं UAE के शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद नहान, उनका विज़िट भी रहा। पाकिस्तान के जो ताल्लुकात अपने दोस्त ममालिक के साथ बढ़ रहे हैं, यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और यहाँ पर हमें ये उम्मीद है कि बड़े हमारे इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं ख़ासतौर पर दिफाई ताउन के हवाले से भी आगे बढ़ेंगे, और पाकिस्तान की जो दिफाई मसनूआत हैं उसके लिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट हमें अपने दोस्त ममालिक के हवाले से नज़र आएगी। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शनीला, मैं आपकी तरफ आऊँगी। 2025 को आप किस तरह से देखती हैं दिफाई के हवाले से? बात ये नाहिद कि मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की जो दिफाई तारीख होगी, पाकिस्तान की जो सफारती तारीख होगी, इकॉनमी की जो तारीख होगी, प्री मार्का हक और पोस्ट मार्का हक जो है ना वो देखी जाएगी।
मार्का हक के बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान की सफारती तौर पे कितनी बदराई हो रही है कि बहुत से ममालिक के सरबराह पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, पाकिस्तान के सरबराह दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल जो है उनको अमेरिका में बुलाया गया, उनको सऊदी अरब के अंदर सबसे बड़ा जो है अवार्ड वो दिया गया। सऊदी अरब के साथ जो हमारा मुआहिदा था वो बहुत अहम था, उसकी वजह से पाकिस्तान की पूरा इमेज ही बदल गया। और आप ये देखें कि जब गजा के अंदर पीस रिकॉर्ड हो रहा था तो पाकिस्तान उसके अंदर एक अहम किरदार के तौर पे पाकिस्तान को जो शामिल किया गया कि वो गजा की जो अमन की बातचीत हो रही थी उसमें पाकिस्तान भी मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ जो था वो शामिल था। तो ये एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबियां हैं जो हमें पाकिस्तान ने 2025 के अंदर हासिल की है और 25 जो साल है बहुत अहम रहा। ठीक है जी, हमारी साहब क्विकली सर। जो हमारी दिफाई पैदावार है और फिर उसकी जो दुनिया के अंदर इस वक्त जो है अप्रिसिएशन हुई है, वो मार्का हक ने साबित किया कि पाकिस्तान कितना कैपेबल है। हमारा POF वाह से लेके, हमारा PAC कामरा से लेके, हमारी जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनसे लेके, हमारी जो एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक कमांड है, हमारी जो न्यूक्लियर और मिसाइल की कमांड है, पाकिस्तान ने एक बड़े रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे अपनी एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बताया, दूसरा कैपेबिलिटी का बताया और तीसरा अपने पोटेंशियल का बताया। इस वक्त जो है दुनिया के बेतहाशा ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से रजू कर रहे हैं, जिसमें मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन बहुत सारे मुआहदे होने जा रहे हैं। बिल्कुल बहुत सारे मुआहदे हो चुके हैं। अभी आपने जो जिक्र किया जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, दुनिया का एक इतना बड़ा मुल्क जो है वो आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करके आपके साथ उसने मुआहदा किया। उसके साथ UAE का जो हमारे साथ इतने अच्छे मुआहदे हुए अभी कुछ दिनों पहले, उसके साथ साथ जो है आपके अजरबैजान के साथ, आपके तुर्किया के साथ, आपके मलेशिया के साथ, आपके अमेरिका के साथ और आपके चीन के साथ जो है, तो ये पाकिस्तान एक लंबी फहरिस्त है इन शॉर्ट के जिस पर बात हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, सर 1 मिनट है, टाइम कम है। अच्छा जी, तो मैं बस 2 जुमले बोलता हूँ। देखिए पाकिस्तान, ये साल पाकिस्तान के लिए इसलिए भी खुश नसीब साबित हुआ कि पाकिस्तान दिफाई प्रोडक्शन और जो दुनिया की जदीद तरीन दिफाई प्रोडक्शन उसका एक्सपोर्टर बना। और दुनिया के उन चंद ममालिक में, गिनती के चंद ममालिक हैं, बहुत ज़्यादा ममालिक नहीं है जो इतनी आला दर्जे की दिफाई प्रोडक्शन उनके यहाँ है और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और इसकी एक्सपोर्ट हो गई। और नंबर 2, ये एक्सपोर्ट मुमकिन नहीं होती जब तक कि आपकी टेक्नोलॉजिकल बर्तरी साबित ना हो। वो हमने साबित कर दी। वो मौसर नहीं होती जब तक आपका जो मुकाबले पर दुश्मन बैठा हुआ है उसकी जो है बर्तरी चैलेंज ना हो जाए। तो वो जंग में भी चैलेंज हुई और दुबई एयर शो में भी चैलेंज हुई जहां उनका जहाज क्रैश कर गया। लिहाजा पाकिस्तान का एतमाद बहाल हुआ और पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ, एक दिफाई प्रोडक्शन के एक्सपोर्टर किया। ठीक है साफी साहब, ये दिफाई प्रोडक्शन के हवाले से 2025 का साल पाकिस्तान के दिफाई पैदावार, दिफाई जो डिफेंस प्रोडक्शन में पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा साल रहा। और दिफा के हवाले से पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान की अहलियत को ना सिर्फ अंदरूनी सतह पे तस्लीम किया गया बल्कि बैरूनी दुनिया ने भी इसको वेलकम किया। सऊदी अरब के साथ हमारा जो तारीख़ी SMDA हुआ, उसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान पिछले दोनों जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, ये भी एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। सऊदी अरब के साथ हम बहुत करीबी ताल्लुक़ में है, अब दिफाई मुआहदे में SMDA में जुड़ चुके हैं। UAE के साथ बहुत बड़े पैमाने पे अब हालिया दौरे के बाद जो है पाकिस्तान की दिफाई और सफारती ताल्लुक़ात को एक नई जहत मिली है। और अनकरीब आपको ये ख़बरें भी मिल जाएंगी कि मशरिक़ वस्ता के अलावा अफ्रीकी ममालिक में भी पाकिस्तान की दिफाई जो प्रोडक्शन है और स्पेशली जो हमारे एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी है उसके बड़े ख़रीदार सामने आए हैं। अज़रबैजान वगैरह सबका तो आपने जिक्र किया। तो मेरी नज़र में 2025 पाकिस्तान के लिए दिफाई प्रोडक्शन में दाखिले की एक विंडो थी और 2026 इसको मज़ीद जो है पाकिस्तान के लिए दिफाई प्रोडक्शन के हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा और पाकिस्तान की जो दिफाई पाकिस्तान एक नई मार्केट के तौर पर इस वक्त दुनिया उसको देख रही है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के इस वक्त इंगेज भी पाकिस्तान के साथ हो रही है। हमारी डिफेंस प्रोडक्शन के इस वक्त हमें ख़रीदार बहुत नज़र आ रहे हैं। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी और ज़बरदस्त कामयाबी है। मेरे तमाम तर पैनलिस्ट जो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया।
2025 के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान ने जो कामयाबियां समेटी, यकीनन वो काबिल फ़ख्र बात है, और ये सारी कामयाबियां जो हैं हम ये उम्मीद करते हैं कि 2026 में ये कामयाबियां मज़ीद बढ़ेंगी, इनमें मज़ीद इजाफा होगा। और एक मरतबा फिर आप सबको नए साल की बहुत मुबारक हो। हम सबको इजाज़त दीजिए, अगले साल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।